हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि गन के अंदर के वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कि हाउ गन वर्क्स। गन के पीछे की टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से जानने के लिए हम इस वीडियो को 3 अलग अलग फेजेस में देखेंगे। अब आपने मूवीज़ में या गेम्स में देखा होगा कि फायरिंग करने से पहले कैरेक्टर कुछ करता है जिसे हम कॉकिंग कहते हैं, और इसी कॉकिंग की वजह से लोडिंग अपने आप हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। हम सब जानते हैं कि इस ट्रिगर को दबाने से फायरिंग हो जाती है, पर इस ट्रिगर को कभी डायरेक्टली नहीं दबाया जाता है। ये स्लाइड है, ये सबसे पहले इस स्लाइड को पीछे की तरफ खींचा जाता है। सिर्फ इस स्लाइड को पीछे की तरफ खींचने से गन के अंदर टोटल 5 एक्शंस होते हैं। सबसे पहला कि जो रिकॉयल स्प्रिंग रस्ट में थी उस दबाव पड़ने का उस पर टेंशन अप्लाई हो जाता है और वो पूरी कोशिश करती है कि वो रेस्ट पोजीशन में आए। दूसरा ये कि इन प्रोजेक्शंस की वजह से स्लाइड पीछे जाने वक्त अपने इस गन बैरल को, यानी वो नली जिससे बुलेट पास होती है, उसे भी पीछे ले जाती है। तीसरा ये कि मैगजीन को गन में डालते ही जो कार्टिलेज स्लाइड की वजह से थोड़ा सा प्रेस हो गया था, वो हटते ही अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। इस तीसरे एक्शन को हम ऐसे समझ सकते हो कि ये एक मैगजीन है, कवर है, और इसके अंदर ये स्प्रिंग है और ये एक फॉलोवर। मैगजीन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि उसके अंदर कार्टिलेज स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। स्प्रिंग का काम है कि फॉलोवर के ऊपर जितने भी कार्टिलेज हैं उनको टॉप तक ले जाना, कुछ इस तरह। अब होता ये है कि जब मैगजीन गन के बाहर है तो कार्टिलेज टॉप लेवल पर होता है, लेकिन जब मैगजीन गन के अंदर चले जाती है तो स्लाइड की वजह से जो सबसे ऊपर कार्टिलेज है वो थोड़ा सा प्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे स्लाइड पीछे जाता है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से सबसे ऊपर वाला कार्टिलेज अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। चौथा ये कि स्लाइड के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्शन पीछे जाने वक्त इस डिस्कनेक्टर को नीचे की तरफ ढकेल देता है। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन ये कि स्लाइड पीछे जाने वक्त इस हैमर को घुमा देता है। इस गन के इस पार्ट को हैमर स्ट्रेट बोला जाता है और इस नीचे लगे हुए स्प्रिंग को मेन स्प्रिंग। ये हैमर ऊपर की तरफ हैमर की तरफ जुड़ा हुआ था और नीचे की तरफ मेन स्प्रिंग से। जैसे ही कि हैमर के दबाव में घूमता है तो ये हैमर स्ट्रक नीचे की तरफ मूव करता है और नीचे की तरफ मूव करते हुए मेन स्प्रिंग को दबा देता है, जिसके वजह से मेन स्प्रिंग जब तक रेस्ट पोजीशन पे था उस पर टेंशन अप्लाई हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कॉकिंग बोलते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि लोडिंग के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो कॉकिंग के साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही स्लाइड के ऊपर से हाथ हटेगा तो रिकॉइल स्प्रिंग जो स्लाइड के पीछे जाने की वजह से टेंशन में थी वो अपने अपने रेस्ट पोजीशन में आएगी और साथ ही में स्लाइड को भी अपने इनिशियल पोजीशन पे ले आएगी। खास बात यह है कि जब ये स्लाइड अपने इनिशियल पोजीशन में आ रहा होगा तभी कार्टिलेज को बैरेज के अंदर ढकेलता हुआ आएगा, जिसकी वजह से कार्टिलेज का पिछला हिस्सा गन के राइट साइड लगे हुए इस गन में लॉक हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की कि रिकॉइल स्प्रिंग की वजह से जब स्लाइड वापस आया तो मेन स्प्रिंग की वजह से हैमर भी अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए समझते हैं क्यों। गन के इस पार्ट को सियर बोलते हैं और इस पार्ट को लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। इस लीफ स्प्रिंग वही स्प्रिंग है जो गाड़ियों के सस्पेंशन में भी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत छोटे रूप में है। अब होता यह है कि लीफ स्प्रिंग हमेशा इस सियर को इस डायरेक्शन में रखने की कोशिश करती है। अब ध्यान से समझो, जब इस टाइम पे स्लाइड जैसे सियर रोटेट हो रहा था तभी उसके साथ वो इंगेज भी हो रहा था। ये देखो कैसे, देखो हैमर रोटेट होते हुए वो अटक गया और स्लाइड के वापस जाने पर भी वो अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं जा पाया। अब यहाँ तक आप ये समझ चुके हो कि जब कैरेक्टर कोई ऐसा करता है तो गन के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा होता है। अब ये गन फायरिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब जैसे ही ट्रिगर दबाया जाएगा वो इस डिस्कनेक्टर को पुश करेगा और डिस्कनेक्टर फर्दर सियर को पुश करेगा, जिससे हैमर फ्री हो जाएगा और मेन स्क्रीन की टेंशन की तरफ इस फायरिंग पिन से जा टकराएगा। आगे बढ़ने से पहले ये याद रखें कि ये पूरे हिस्से को बुलेट नहीं बोला जाता है, खाली इस 1/3 हिस्से को ही बुलेट बोला जाता है। इस पूरे हिस्से को कार्टिलेज बोला जाता है। ये जो बाहर की कवरिंग है इसे केस बोला जाता है और इसके अंदर ही प्रोपेलेंट डला हुआ होता है जो एक तरह का विस्फोटक बारूद है।
कार्टिलेज के इस पोर्शन में पीछे की तरफ एक प्राइमर कंपाउंड होता है। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही हैमर इस फायरिंग पिन से टकराएगा, फायरिंग पिन इस प्राइमर कंपाउंड से टकराएगा, जिसकी वजह से स्पार्क या चिंगारी पैदा होगी और इस प्रोपेलेंट में आग लग जाएगी। आग लगते ही यहाँ पे अनेक हाई प्रेशर गैसेस पैदा होंगी जो बुलेट को 1000 फीट पर सेकंड के हिस्से से बुलेट को आगे ढकेलेगी। वो कई बार जो लोगों को नहीं पता होती कि जो बुलेट बैरल से कभी सीधी बाहर नहीं आती। बैरल में ये ट्विस्टेड ग्रुप बने होते हैं जिससे कि बुलेट हमेशा स्पिन करते हुए ट्रैवल करती है। लेकिन ऐसा क्यों? बुलेट को स्पिन कराना क्यों ज़रूरी है? बुलेट तो सीधा भी जा सकती है। इसका आंसर आपको ये स्प्रिंग टॉप या लट्टू से मिलेगा। आप अच्छे से जानते हो कि लट्टू में जीतेगा वही जो आप उसके एक्सिस पे ज़्यादा तेज़ी से घुमा पाएगा। जितना ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा और जो इस लट्टू को स्टेबिलिटी देगा। जैसे जैसे लट्टू स्लो होता जाता है वैसे वैसे इसकी गिरने के या रुकने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अब एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो कम हो गई है और एंगुलर मोमेंटम कम होगा और स्टेबिलिटी भी। सेम केस भी बुलेट के साथ भी होता है। अगर बैरल से बुलेट सीधी निकलेगी तो एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी, जिससे कि एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगी और स्टेबिलिटी ना के बराबर। तो ऐसे बुलेट गन से निकल के टारगेट तक पहुँचे ना पहुँचे कोई गारंटी नहीं है। बट इन ग्रुप की वजह से जितना ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी रहेगी उतनी ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम रहेगी और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, जिससे कि बुलेट के टारगेट को हिट करने की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। खैर, इस गन को भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करना होगा, इसलिए जो स्लाइड है वो पीछे जाएगी क्योंकि बुलेट आगे गई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम खाली न्यूटन के थर्ड लॉ को ही रिप्रेजेंट करता है। खास बात यह है कि स्लाइड पीछे जाते वक्त इस इंस्ट्रक्टर की वजह से इस केस को भी पीछे ले जाएगा, जो फाइनली इस इजेक्टर से टकरा के गन से बाहर चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पहला राउंड फायर करने के बाद रिएक्शन की वजह से जो स्लाइड पीछे जाता है वो सेकंड राउंड के लिए कॉकिंग और लोडिंग ऑटोमेटिकली कर लेता है। आइए देखते हैं कैसे। रिएक्शन की वजह से स्लाइड पीछे जाते वक्त डिस्कनेक्टर को दोबारा वो नीचे की तरफ पुश करता है और फिर से हैमर को रोटेट करेगा और हैमर फिर से सीयर के साथ इंगेज होकर वहीं पर अटक जाएगा। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की कि सब इतनी ज़्यादा स्पीड में हुआ कि आप फर्स्ट राउंड करने के बाद जो ट्रिगर दबाया था वो वैसा का वैसा ही है, दबा ही हुआ है। अभी तक आपको ट्रिगर छोड़ने का टाइम मिला ही नहीं है। अब जैसे ही सेकेंड राउंड करने के लिए ट्रिगर को छोड़ोगे वो लीफ स्प्रिंग के दबाव में डिस्कनेक्टर को इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये गन सेकेंड राउंड फायर करने के लिए तैयार है। सेकेंड राउंड फायर करने के लिए आप ट्रिगर प्रेस करोगे, ट्रिगर डिस्कनेक्टर प्रेस करेगा, सीयर को प्रेस, सीयर हैमर को फ्री कर देगा एंड सो ऑन। गन की खास बात ये है कि इसको हम सही तरीके से पकड़े बिना आप एक भी राउंड फायर नहीं कर सकते हो। मतलब आप गन को कॉकिंग और लोडिंग करने के बाद बिना पीछे से पकड़े फायर करना चाहो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस गन में ग्रिप सिस्टम लगी हुई होती है। ये ग्रिप सेफ्टी ट्रिगर को पीछे जाने ही नहीं देगी। जब गन को आप पीछे से पकड़ोगे तभी ये ग्रिप सेफ्टी ऊपर तरफ लिफ्ट होगी और आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई मुझे बता देना। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।